नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः स्वागत करता हूं आपका अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल रोजगार विद अंकित पर। और एक बार फिर से हाजिर हूं मैं आपके सामने पेश हूं यहां पर एक और भी बेहद खूबसूरत सी क्लास लेकर, जो आज आपको लेकर चलेगी कुछ अच्छे अच्छे प्रश्नों के पास, कुछ अच्छी अच्छी चीज़ों के पास। आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आज की क्लास का जो हमारा विषय रहने वाला है वह है उत्तर प्रदेश का परिवहन तंत्र आज का विषय रहने वाला है। अगर उत्तर प्रदेश का परिवहन तंत्र आज का विषय रहने वाला है तो आप समझ गए होंगे अब इसमें हमें पढ़ना क्या क्या होगा। तो मैं आपका पहले बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आप गत वीडियो को इतना ज़्यादा मेरी सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों को आप समझ रहे हैं और बहुत अच्छी तरह से उनको आप नोट भी कर रहे होंगे। तब रिविजन भी आपको करना होगा। मैं बार बार आपसे कहता हूँ 2 मिनट थोड़ी सी बात आपसे कर लेता हूँ। बहुत सी चीज़ों में मैं जब कमेंट पढ़ता हूँ आपके हर कमेंट तक पहुंचने की कोशिश करता हूं, कोशिश होती है हमेशा। तब मैं थोड़ी सी बात कर लेता हूं कि आपको यहाँ पर सिलेबस आदि के चक्कर में ज़्यादा अपना माइंड अपसेट नहीं करना। यानी आपको कभी भी भ्रमित नहीं होना कि एग्जाम तक सिलेबस कब कंप्लीट हो पाएगा या नहीं, हमारा कितना अभी बचा है, कितना नहीं बचा। वो सारा काम मेरा है, वह काम आपका बिल्कुल भी नहीं है कि कितना सिलेबस बचा है, टाइम पर पूरा होगा या नहीं होगा। यह सभी बात आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिएगा और विश्वास मानिएगा कि आपको 1% भी परेशानी नहीं होने दूंगा। मैं आपको समय भी दूंगा जो आप रिवीजन भी कर सकें। देखिए, आप यह ना समझें कि आप तैयारी कर रहे हैं और आपको सिर्फ पढ़ाना मेरा काम है। मैं हर उस चीज को अपने माइंड में रखता हूं जो आपके दिमाग में चल रही होती है। तब आप इतना समझिएगा कि सब चीजों पर हम ध्यान देंगे, सब बातों पर हम ध्यान देंगे और उन सब चीजों को, पहलुओं को मैं समझता चल रहा हूं जो आप लिख रहे हैं। लेकिन कुछ समस्याएं ऐसी भी होती हैं, जैसे कि मान लीजिए मैंने कोई विषय पढ़ाया और पढ़ाने के साथ साथ जब आप उस वीडियो को देखते हो तो कुछ छात्र पहले से पढ़े हुए होते हैं और जब वह पहले से पढ़े हुए होते हैं तो कुछ डाटा उनको याद भी होता है। और जब कुछ डाटा उन्हें याद होता है और जब मैं कोई चीज पढ़ा रहा होता हूं और जो चीज उन्होंने पहले से पढ़ी हुई है, जो डाटा उन्हें याद है, वह उसी डाटा को सही माने हुए हैं। आप मेरी बात को समझिएगा। अगर कोई चीज आपने आज से 6 महीने पहले पढ़ी, आज मैं उस चीज को आपको पढ़ा रहा हूं और मैं आज उस चीज को एक अलग तरीके से अलग बात पर लेकर जा रहा हूं, तब आप इस बात को कहेंगे कि मास्टर गलत पढ़ा रहा है, हमको सही पता है। जबकि आपने भी पढ़ा होगा, मैंने भी पढ़ा होगा और ऐसा हो नहीं सकता कि आपने मुझसे ज्यादा पढ़ा हो। तब इतनी बात को समझिएगा कि आंकड़ों से संबंधित मैं विषय पर बात कर रहा हूं। मैं जितनी भी क्लासों में जितने भी आंकड़े आपके समक्ष लेकर आता हूं, सारे के सारे आंकड़े एकदम सटीक होते हैं। हो सकता है कि कुछ चीजों में मानव होने के नाते गलतियां हो जाएं, लेकिन अभी तक ऐसा हुआ नहीं है। मैं अगर कुछ ऐसा होगा तो मैं उनको अवगत आपको अगली ही वीडियो में कराऊंगा। तब जिन बच्चों ने पढ़ा है वह धैर्य बनाकर रखें, विश्वास रखें, आंकड़े एकदम सटीक होते हैं, सही होते हैं। जैसे कि कुछ चीजों पर आपको कई बार लग जाता है कि हमने तो सर यह पढ़ा है, तो सर आप कुछ गंदी किताबों को लेकर बैठे हैं, तो इसमें मेरी क्या कमी हो सकती है। फिर ही विश्वास मानकर चलिएगा कि आपके पास 1, 2 या 3 किताब हो सकती हैं, मेरे पास 6, 7 और 8 किताब से शुरुआत होती है जब मैं उत्तर प्रदेश के बारे में बात करता हूं। तो इसलिए आप विश्वास मानकर चलिएगा और आगे बढ़ते रहिएगा, इन सब चीजों पर बात करते चलिएगा। दूसरी बात, अगर फिर भी किसी को परेशानी होती है, फिर भी आपको लगता है कि हमको कुछ क्वेश्चन आपसे पूछना है, कुछ डाउट आपसे पूछना है, कुछ प्रश्न हैं जो आपके दिमाग में नहीं आ पा रहे हैं या कुछ मैं आपको नहीं बता पा रहा हूं, तो आप बिल्कुल भी घबराइएगा मत। मुझसे जुड़ने का आपके पास एक रास्ता है, आप फेसबुक के माध्यम से मुझसे जुड़ सकते हैं। और अगर आप फेसबुक पर यहां पर हिंदी में टाइप करेंगे ठाकुर सुशील जादौन, और जब आप इसको हिंदी में टाइप करेंगे तो हिंदी में टाइप करने के बाद आप मेरे अकाउंट तक पहुंच रहे होंगे और मैसेंजर के माध्यम से आप कोई भी मैसेज यहां इस अकाउंट पर आप मुझे भेजकर मुझसे जुड़ सकते हैं। और ध्यान रखिएगा, वह मैसेज जो होगा शेर शायरियों का ना होना चाहिए, वह आपका कोई जेन्युइन डाउट होना चाहिए, जेन्युइन प्रश्न होना चाहिए, फालतू की चीज बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। तब इस अकाउंट पर जाकर आप मुझसे कोई भी किसी भी तरह की क्वेरी कर सकते हैं, किसी भी तरह की बातों को आप कर सकते हैं कि सर आपने यह पढ़ाया है, मेरा प्रश्न यह है। इन सब बातों को अगर आप जानना चाहते हैं तो एक बार आप इस पेज पर आकर जुड़ सकते हैं। तो मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि डियर, मैं आपके जो एग्जाम है, इन एग्जामों को यानी एग्जामों को अपने दिमाग में रख के आपको पढ़ा रहा हूं। तब ध्यान दीजिए,
कि अगर आज हम इस खूबसूरत सी क्लास को स्टार्ट करते हैं तो ध्यान दीजिएगा, यहां पर क्लास स्टार्ट करने से पहले समझ जाइएगा कि आज आपको क्या पढ़ना होगा, और जो पढ़ना होगा वह उत्तर प्रदेश के संदर्भ में होगा। और अगर उत्तर प्रदेश के संदर्भ में आज की क्लास को हम आरंभ करना चाहते हैं तो उत्तर प्रदेश के संदर्भ में आप पाएंगे कि यह जो उत्तर प्रदेश है, इस उत्तर प्रदेश के अंदर अगला आज का विषय जो रहने वाला है वह विषय होगा उत्तर प्रदेश का परिवहन। यानी परिवहन के बारे में अगर आपको पढ़ना है और उत्तर प्रदेश का परिवहन आपको पढ़ना है तो डियर आप सभी जानते हैं यह उत्तर प्रदेश के परिवहन को हम कुछ भागों में बांट सकते हैं। यानी कुछ भागों में बांटकर हमको उत्तर प्रदेश का परिवहन यहां पर पढ़ना होगा। जैसे कि मैं आपसे बात कर लेता हूं कि आप उत्तर प्रदेश के परिवहन तंत्र में पढ़ेंगे क्या क्या। सबसे पहले मैं आपसे जब इस विषय को शुरू करूंगा तो मैं आपसे कह रहा हूं सर सबसे पहले आप उत्तर प्रदेश में सड़क मार्गों को जानेंगे। यानी सड़क मार्ग कितने हैं, कहां से कहां तक जाता है, कौन सा किसने बनवाया, उन सभी विषयों पर हम बात कर रहे होंगे। और जब सड़क मार्ग को आप पढ़ चुके होंगे उसके बाद हम आपको पढ़ा रहे होंगे रेल मार्गों के बारे में, कुछ जानकारी रेलवे के बारे में भी देंगे। हालांकि रेलवे के बारे में तो आपको जानकारी अब बहुत ज्यादा रह रही होगी, एनटीपीसी ग्रुप डी आपके एग्जाम आने वाले हैं, तब बहुत सारी जानकारी होगी। थोड़ा सा और इंटरेस्टेड होकर इस विषय को पढ़ने की कोशिश करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर पढ़ेंगे थोड़ा सा जल मार्ग के बारे में। ज्यादा महत्वपूर्ण तो नहीं होता लेकिन फिर भी हमको एक दो प्रश्न इस पर जानना होता है जल मार्ग के बारे में। अंत में आप कहेंगे वायु मार्ग, यानी कुछ एयरपोर्ट आदियों को आपको जानना होता है। मुख्य रूप से हम एक बात कह सकते हैं कि सर हमको उत्तर प्रदेश के परिवहन तंत्र में प्रमुख रूप से 4 भागों को पढ़ना होता है, सड़क मार्ग, रेलवे मार्ग, जल मार्ग और वायु मार्ग। इन चारों अगर आप तथ्यों पर विश्लेषण कर लेंगे तो आप परिवहन तंत्र उत्तर प्रदेश का कंप्लीट कर जाएंगे। वैसे अगर मैं यहाँ पर भारत के संदर्भ में बात करता हूँ तो यह परिवहन भारत के संदर्भ में बहुत बड़ा विषय हो जाता है, हमको छोटा सा उत्तर प्रदेश के बारे में पढ़ना है। आप बिल्कुल भी घबराइएगा मत और जरा समझते चलिए उन चीजों को जहां पर मैं आपको लेकर जाना चाहता हूं। मैंने 4 चीजों से आप पर बात करने की बात कही है, तब आप इतना समझ जाइए। सबसे पहले मैं एक छोटे से विषय को लूंगा और जो छोटा सा यहां पर विषय होगा इस परिवहन तंत्र का वह होगा जल मार्ग। देखिए जल मार्ग पर अगर कोई प्रश्न बनता है तो आप सभी जानते हैं कि यह जल मार्ग जो होगा ना डियर, इस जल मार्ग पर बनने वाले जो प्रश्न होते हैं, नदियां आप पढ़ चुके हैं, नदियों से बहुत सारे प्रश्न आपके सामने परीक्षा में आते हैं और आए हैं और आते भी रहेंगे। लेकिन जल मार्ग पर एक प्रश्न अब परिवहन में क्या बनने वाला है, ध्यान दीजिए। देखिए आपने देखा होगा कि विभिन्न प्रकार के देश के अंदर और राज्य के अंदर राज्य राजमार्ग होते हैं, यानी राष्ट्रीय राजमार्ग होते हैं, जिन्हें आप नेशनल हाईवे कहते हैं, एनएच कहते हैं। यानी एनएच जो सड़कें बनी हुई होती हैं यह राज्यों में भी बनी होती हैं और संपूर्ण देश में भी बनी होती हैं, आप सभी जानते हैं। यानी कि सड़कों पर जब हम बात करते हैं तो हम पाते हैं कि वहां पर हमें कुछ एनएच देखने के लिए मिलते हैं, नेशनल हाईवे देखने के लिए मिलते हैं। लेकिन जब हम जल मार्ग की बात करते हैं तो डियर माइंड में सेट करना शुरू कर कीजिएगा कि उसी तरह हम जल मार्ग में एक विषय पढ़ते हैं जिसे आप एनडब्ल्यू के नाम से जानते हैं। यानी आप इसे नेशनल वाटर मार्ग कहेंगे, यानी आप इसे जल मार्ग कह सकते हैं, राष्ट्रीय जल मार्ग कह सकते हैं। तो जल मार्ग में आपको क्या पढ़ना होगा, जैसे आप सड़क परिवहन तंत्र में एनएच को पढ़ते हैं आप उसी तरह एनडब्ल्यू को पढ़ेंगे। आप इसे कह सकते हैं कि सर यह क्या होगा, तो मैं कह रहा हूं सर यह कुछ नहीं होगा, यह राष्ट्रीय जल मार्ग होगा। क्या होगा, एनडब्ल्यू राष्ट्रीय जल मार्ग होगा। तो जल मार्ग जब होगा तो इस जल मार्ग के अंतर्गत सर क्या महत्वपूर्ण होता है, तो समझिएगा डियर कि इस जल मार्ग के अंदर जैसे आप NH1, NH2, NH7, NH44, NH47A पढ़ते हैं, उसी तरह इस एनडब्ल्यू में भी आपको एक एनडब्ल्यू ध्यान से पढ़ना होगा और वह कौन सा होगा, NW1। यानी NW1 एक राष्ट्रीय जल मार्ग है और यह राष्ट्रीय जल मार्ग आपको पढ़ना होगा। किस तरह से, सबसे पहले ध्यान देंगे कि यह NW1 जो होगा यह किस नदी में बना होगा, तो आप कह रहे होंगे सर यह गंगा में बना होगा। यानी NW1 जो होगा, जैसे आप पढ़ते हैं कि NH47 कहां से कहां तक जाता है, तो हम जब जलमार्गों को पढ़ रहे हैं तो यह जलमार्ग किसी न किसी नदी में बन रहा होगा। तो NW1 कहां पर बन रहा है, गंगा के अंदर बन रहा है। और दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न अगर आपसे
आपसे पूछ सकता है तो वह कहेगा कि NW1 जो है यह कहां से कहां तक जाने का काम करता है। तो दूसरा प्रश्न महत्वपूर्ण बनता है और हम कह पा रहे होंगे कि सर NW1 जो है यह आरंभ करता है इलाहाबाद। आप इलाहाबाद कह सकते हैं, प्रयागराज भी कह सकते हैं, यानी इलाहाबाद से आरंभ होकर यह NW1 और अंत में जाकर कहां खत्म होता है तो आप ध्यान रखेंगे यह हल्दिया में जाकर समाप्त हो जाता है। यानी NW1 गंगा के अंदर बना हुआ है और NW1 इलाहाबाद से आरंभ होकर हल्दिया तक जाकर समाप्त हो जाता है। सर कितने किलोमीटर बना है यह यहां से यहां तक? 1620 किलोमीटर टोटल इसकी लंबाई होती है डियर गंगा नदी में बना हुआ यह राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 1। तो सर महत्वपूर्ण क्या क्या है, महत्वपूर्ण बताइए, याद क्या करें इसमें? तो याद तो डियर आपको करना है सिर्फ इतना कि सर NW1 जो है यह NW1 देश का सबसे बड़ा, यानी उत्तर प्रदेश के संदर्भ में पढ़ रहे हैं हम, लेकिन देश का सबसे बड़ा, यानी देश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय जलमार्ग है। और अगर देश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय जलमार्ग है तो आप कह सकते हैं कि वह और ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है। क्यों? क्योंकि आपसे पूछेगा कि देश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय जलमार्ग कौन सा है तो आप कह पा रहे होंगे सर NW1 देश का सबसे बड़ा जलमार्ग है। तब आप हल्दिया को थोड़ा ध्यान रखिएगा, आपसे कभी पूछ सकता है कि हल्दिया कहां पर है तो आप कह रहे होंगे सर पश्चिम बंगाल में पड़ता है यह हल्दिया नामक स्थान, और हल्दिया पश्चिम बंगाल में, इलाहाबाद आप सभी जानते हैं। तो जलमार्ग पर अगर प्रश्न कभी पूछता है तो इसी प्रश्न को पूछ कर आता है कि NW1 कहां से कहां तक है। दूसरा आपसे पूछेगा कि NW1 की लंबाई कितनी है, आप कह रहे होंगे सर 1620 किलोमीटर है, कोई समस्या नहीं है। अगर पूछेगा NW1 किस नदी में बना हुआ है, गंगा में बना हुआ है, बिल्कुल भी कोई समस्या नहीं। फिर महत्वपूर्ण प्रश्न जो अब पूछता है कि संपूर्ण भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग या NW कौन सा है, आप कहेंगे सर NW1 इस संपूर्ण भारतवर्ष का सबसे लंबा जलमार्ग है। आपके दिमाग में आ रहा होगा जलमार्ग क्या होता है, तो आप इतना समझ लीजिएगा कि यह जलमार्ग होता कुछ नहीं है, नदी के अंदर ही कुछ स्थानों को यहाँ पर इंडिकेट किया जाता है, केंद्रित किया जाता है, और उनके बीच में जो परिवहन होता है, चाहे नावों के माध्यम से हो रहा है, चाहे अन्य चीजों के माध्यम से होता है, तो उसको एक नाम दे दिया जाता है कि यहाँ से यहाँ तक क्या है, यह राष्ट्रीय जलमार्ग है। कोई समस्या नहीं, आपको इतनी चीजें याद रखनी होंगी इस जलमार्ग से संबंधित। आगे चलते हैं, ध्यान दीजिएगा डियर, आपको यहां से आगे जानना होगा और महत्वपूर्ण चीजों पर हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं, जैसे कि सड़क परिवहन। और यह तो बड़ा ही मजेदार टॉपिक होता है, सड़क परिवहन किस तरह से पढ़ेंगे इसे जानिएगा। सड़क परिवहन, तब आप जब इस सड़क परिवहन पर बात करने लगते हो तो सड़क परिवहन पर बात करते समय आप कुछ चीजों का ध्यान रखेंगे। जैसे देखिए, सबसे पहले आप इतना जान लीजिए कि उत्तर प्रदेश के सड़क परिवहन को पढ़ना है, कोई समस्या नहीं, पढ़ना ही हमको उत्तर प्रदेश की जीके को है। तो देखिए, जब आपसे इस सड़क परिवहन पर बात कर रहा होगा तो आप कहेंगे कि सर यह सड़क परिवहन जब आप पढ़ा रहे हैं तो इसकी क्या खासियत हो सकती है। ध्यान दीजिए, सबसे पहले यह संपूर्ण उत्तर प्रदेश का सबसे लोकप्रिय क्या है, सबसे लोकप्रिय यहाँ पर परिवहन का साधन है, यानी सबसे लोकप्रिय अगर परिवहन का कोई साधन है तो आप कह रहे होंगे यही है, यही है, यही है। यानी सबसे लोकप्रिय परिवहन का साधन संपूर्ण उत्तर प्रदेश में कौन सा है, तो सड़क परिवहन के माध्यम से हम कह सकते हैं सबसे लोकप्रिय है, मतलब सबसे ज्यादा लोग पसंद करते हैं, मतलब सबसे ज्यादा लोग इसे प्रयोग करते हैं। आप भी पा रहे होंगे क्या कभी आप हल्दिया से इलाहाबाद गए हैं, कभी NW के माध्यम से, हो सकता है नहीं गए हो सकता है जब मैं वायु परिवहन की बात कर रहा हूं तो हो सकता है आप जहाज से भी कभी कहीं ना गए हों। जब मैं रेल परिवहन की बात करता हूं तो आप गए तो होंगे, लेकिन कुछ जगह ऐसा भी होगा जहां पर रेल व्यवस्था नहीं होगी। लेकिन कोई भी जगह ऐसी नहीं हो सकती, कोई व्यक्ति ऐसा नहीं होता जो सड़क परिवहन के माध्यम से यात्रा ना किया गया हो। तो हम इस बात को कह सकते हैं कि सबसे लोकप्रिय साधन अगर कोई है तो वह सड़क परिवहन ही सबसे लोकप्रिय उत्तर प्रदेश का साधन है। कोई समस्या नहीं, ध्यान दीजिएगा। जब हम आगे बात करते हैं तो दोस्तों देखिए, यहां पर भारतीय राष्ट्रीय प्राधिकरण के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय
और भारतीय राष्ट्रीय सड़क प्राधिकरण। तो देखिए यहां पर क्या पढ़ना है, जो भारतीय राष्ट्रीय सड़क प्राधिकरण है आप इसे समझिएगा, आप इसे दूसरी भाषा में NHAI कह सकते हैं, NHAI, यानी NHAI आप इसे शॉर्ट में कह सकते हैं, और शॉर्ट में कहने का मतलब है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यानी NHIA नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। यह एक ऐसी अथॉरिटी है जो भारत के अंदर सड़कों के बारे में बात करती है, और सड़कों के बारे में किस तरह से बात करती है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया कहती है कि सर हमने 2019 में एक यहां पर क्या किया था, यहां पर कुछ चीजों के बारे में जाना था, कब, 2019 में संपूर्ण भारत में। और 2019 में जब इस नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने संपूर्ण भारत की सड़कों के बारे में विश्लेषण किया, तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया कहती है कि सर जो आपका उत्तर प्रदेश है ना, यह उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश में, सिर्फ उत्तर प्रदेश में अगर सड़कों की बात करें तो संपूर्ण उत्तर प्रदेश में 11,737 किलोमीटर सड़कें पाई गई। मतलब क्या है कि मतलब संपूर्ण उत्तर प्रदेश में जो सड़कों का जाल बिछा हुआ है वह संपूर्ण उत्तर प्रदेश में 11,737 किलोमीटर सड़कों का जाल बिछा हुआ है। यहां तक तो कोई समस्या नहीं हुई, लेकिन समस्या तब हुई कि सर यह जो 11,737 किलोमीटर सड़कों का जाल यहां पर बसा हुआ है, यह कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात यह है कि इसके अनुसार कि अगर 11,737 किलोमीटर संपूर्ण उत्तर प्रदेश में सड़कें हैं, तो आप यह बताइए क्या सबसे ज्यादा सड़कें उत्तर प्रदेश में हैं? तो मैं कहूंगा नहीं, सबसे ज्यादा सड़कें उत्तर प्रदेश में नहीं है। हालांकि यहां पर जो तंत्र है, क्योंकि उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा राज्य है, उसके आइडिया में हम कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा होता है 11,737 किलोमीटर, लेकिन उत्तर प्रदेश इस तंत्र के माध्यम से दूसरे नंबर पर आता है। यानी हम कह सकते हैं कि यह दूसरे नंबर का राज्य है उत्तर प्रदेश। इसके अंदर सबसे ज्यादा सड़कें नहीं है, यह दूसरे नंबर का है। तो आप कहेंगे सर फर्स्ट नंबर पर भी कोई राज्य होगा, तो मैं कहूंगा हाँ, महाराष्ट्र ऐसा राज्य है जिसके अंदर सड़कों का तंत्र सबसे ज्यादा है, और आप कहेंगे 17,557, यानी 17,757 किलोमीटर की कुल लंबाई है। कहां पर? आप कहेंगे कि महाराष्ट्र के अंदर। यानी महाराष्ट्र के अंदर अगर 17,700 है तो किस तरह से हम इसको इंडिकेट करेंगे? 17,757 किलोमीटर। यानी पहले नंबर पर कौन रहा? यहां पर इस डिस्टेंस के हिसाब से सड़कों के तंत्र में महाराष्ट्र पहले नंबर पर रहा होगा, दूसरे पर उत्तर प्रदेश, तीसरे पर चाहे तो याद रख सकते हैं राजस्थान होगा। लेकिन हमको उत्तर प्रदेश को ध्यान रखना है कि उत्तर प्रदेश परिवहन तंत्र के अंतर्गत सड़क परिवहन जो है वह कुल अगर देखें सड़कों के तंत्र के माध्यम से तो दूसरे नंबर पर आता है। पहले पर सबसे ज्यादा सड़कें कहां? यानी महाराष्ट्र। इस बात को मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं। जरा आगे बढ़ते हैं। यहां तक कोई समस्या नहीं रही सर, कोई बात नहीं, यूपी में हम दूसरे नंबर पर सड़क तंत्र के अंतर्गत हैं, कोई समस्या नहीं। आगे ध्यान दीजिएगा। अब वह आपसे प्रश्न बहुत सारे पूछने लगा है। कैसे? देखिए, यह जो आपका यूपी है, इस संपूर्ण यूपी में कुल कितने नेशनल हाईवे, यानी यूपी में कुल कितने एनएच गुजरते हैं? यानी संपूर्ण उत्तर प्रदेश की एरिया है, तो इसमें से कोई हाईवे अगर दिल्ली से आ रहा है, कोई राजस्थान से जा रहा है, कोई पश्चिम बंगाल, कोई बिहार, कोई झारखंड, विभिन्न राज्यों से आ रहा है और वह उत्तर प्रदेश से होकर गुजर रहा है, तो आप कहेंगे कि इस उत्तर प्रदेश में संपूर्ण ऐसे 60 नेशनल हाईवे हैं जो कहां से? उत्तर प्रदेश से होकर गुजरते हैं, उत्तर प्रदेश की सीमा में प्रवेश करते हैं, एग्जिट करते हैं। तो 60 नेशनल हाईवे हैं जो संपूर्ण उत्तर प्रदेश में होकर गुजरते हैं, कोई समस्या नहीं सर, ठीक है। अगर 60 सर संपूर्ण हैं, कुल 60 हाईवे गुजरते हैं, तो क्या कोई ऐसा हाईवे है जो सबसे ज्यादा गुजरता है, सबसे लंबी दूरी तय करता है? बिल्कुल सर। आप ध्यान देंगे कि सर एक नेशनल हाईवे है जिसको आप NH2 के नाम से जानते हैं।
देखिए NH2 या फिर आप इसे NH19 भी कह सकते हैं। दरअसल एक ही बात है, नामों को बदला गया है, NH2 या NH19, कोई समस्या नहीं। जो NH2 या NH19 है यह सर हमारे उत्तर प्रदेश में, यानी उत्तर प्रदेश में सबसे लंबी दूरी तय करता है, उत्तर प्रदेश में सबसे लंबी दूरी तय करने वाला। तो आप आज के बाद कह रहे होंगे कि अगर उत्तर प्रदेश में कोई सबसे लंबी दूरी तय करने वाला, लंबी दूरी तय करने वाला हाईवे है, लंबी दूरी तय करने वाला हाईवे कौन सा है, तो आप कहेंगे सर यही है, यही है। यानी उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे लंबी दूरी तय करने वाला नेशनल हाईवे NH2 या NH19 आप इसे कह सकते हैं। यहां तक भी हमें कोई समस्या होने वाली नहीं है। सर जाता कहां से कहां तक है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे, यह NH2 जो है उत्तर प्रदेश में होकर सिर्फ गुजरता है, उत्तर प्रदेश में होकर इसकी सीमा यानी उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है। हम अभी आगे बात करेंगे कि यह NH2 कहां से कहां तक जाता है। मैं हर उस 60 में से महत्वपूर्ण नेशनल हाईवे की बात करने वाला हूं, कौन सा कहां तक जाता है। लेकिन आप आगे ध्यान देंगे, यहां तक तो सर कोई समस्या नहीं है। आपने NH कुल 60 गुजरते हैं, सबसे लंबा 2 या 19 गुजरता है। तो सर कुछ और चीजों पर भी थोड़ी सी बात करते हैं, और वह और चीज देखिए किस तरह होंगी। आप कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी बात यह रही है कि हमारा जो उत्तर प्रदेश है, इस उत्तर प्रदेश के अंदर सड़क परिवहन की जब हम बात करते हैं तो देखिए सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि उत्तर प्रदेश में अगर आपसे कभी पूछता है कि सबसे पहले बस, यानी आप कहेंगे रोडवेज बस की यहां बात कर रहा है, तो सबसे पहले बस और रोडवेज बसों की बात करेगा कि यह जो बस है इस उत्तर प्रदेश में सबसे पहले सर कब चलाई गई। जैसे आप पढ़ते हैं रेल, आप जानते हैं 16 अप्रैल 1853 में चलाई गई। आप पढ़ते हैं कि पहली उड़ान यानी कि बाई एयर कब करी गई। उस तरह हम बात करते हैं कि सर उत्तर प्रदेश में पहली बस कब चलाई गई। तो आप ध्यान देंगे कि उत्तर प्रदेश में पहली बस चलाने का काम जाता है 1947 को, और 1947 को हम कह सकते हैं कि पहली बस यहां उत्तर प्रदेश में चलाई गई है। और यह संपूर्ण यहां पर इसलिए महत्वपूर्ण होता है कि यह बस कहां से कहां तक चलाई गई। आप कह पा रहे होंगे सर लखनऊ से इस बस सेवा को आरंभ किया गया था, और लखनऊ से आरंभ कर कर कहां तक, बाराबंकी, यानी लखनऊ से बाराबंकी तक पहली बार उत्तर प्रदेश में बस सेवा आरंभ करी गई। बस सेवा कब आरंभ करी गई, लगभग 1947 में लखनऊ से बाराबंकी तक पहली बार बस सेवा आरंभ करने का काम किया गया। यहां तक कोई समस्या नहीं है, प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है और आप आसानी से इस प्रश्न को बता पा रहे होंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आगे समझते हैं कुछ अन्य चीजों को। देखिए जो यहां पर हम भारत यानी उत्तर प्रदेश की सड़कों को पढ़ते हैं, इन सड़कों को पढ़ते समय आपको दो प्रोजेक्टों पर बात करनी होती है। दो प्रोजेक्ट ऐसे बनाए गए हैं यहां पर भारत सरकार के द्वारा जो आपके लिए बड़े ही महत्वपूर्ण होते हैं, और जो बड़े ही महत्वपूर्ण यहां पर हमारे जो दो प्रोजेक्ट होते हैं उनकी बात करते हैं। पहले प्रोजेक्ट की बात कर लेते हैं, और जो पहला प्रोजेक्ट है सर इसको आप एक नाम से जानेंगे, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना हो सकता है कुछ लोगों ने इसे पढ़ रखा हो, जिन्होंने नहीं पढ़ा है जरा ध्यान दीजिएगा। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना का जो यहां पर आरंभ किया गया है वह किस तरह से। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना क्या है सर, यह कुछ भी नहीं है, एक योजना चलाई गई थी भारत सरकार के द्वारा, और स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के अंदर 4 बड़े शहरों को एक सड़क के माध्यम से जोड़ने की कोशिश की गई थी। और अब प्रश्न क्या बनेगा मैं बात करता हूं, जरा ध्यान से समझिएगा। अगर आप मैप पर देख रहे होंगे तो आप पाएंगे कि इस मैप पर जब स्वर्णिम चतुर्भुज योजना को पढ़ेंगे तो इस मैप के अंदर आपने देखा होगा कि मान लेता हूं मैं यह स्थान दिल्ली है, बड़ा शहर है क्योंकि मैंने कहा है 4 बड़े शहरों को जोड़ने का काम करेगा दिल्ली। और दिल्ली अगर यहां पर रहा है तो आप कहेंगे कि सर लगभग इधर जब हम जाएंगे तो यहां पर एक जगह पड़ेगी, आप कह रहे कलकत्ता। कलकत्ता कोई समस्या नहीं, यानी कलकत्ता। और कलकत्ता जब पश्चिम बंगाल में आप पहुंच गए तो पश्चिम बंगाल से आप नीचे की तरफ आ रहे होंगे और यहां पर एक शहर पड़ रहा होगा भारत के बिल्कुल नीचे तक आने पर, और आप कह रहे होंगे चेन्नई। सर बड़ा शहर है ये भी, चेन्नई।
और चेन्नई से फिर से एक सड़क इन लोगों ने गुजारी है और वह सड़क किस तरह से यहां पर आती है और यहां पर आपका क्या पड़ता है, मुंबई। तो आप एक बात समझिएगा, फिर मुंबई से इन्होंने क्या किया, एक सड़क यहां पर निकाल दी, कहां पर, दिल्ली के लिए। तो हम पा रहे हैं कि स्वर्णिम चतुर्भुज योजना जो 4 बड़े शहरों को जोड़ने का काम करती है, वह 4 शहर कौन से हैं, दिल्ली, कलकत्ता, चेन्नई, मुंबई। यानी एक चतुर्भुज सा बन जाता है और यह चतुर्भुज 4 सड़कों के माध्यम से बनता है। और 4 सड़क किस तरह से हैं, आप इसको अपने माइंड में रखेंगे। आपसे प्रश्न पूछता है कि स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के अंतर्गत स्वर्णिम चतुर्भुज योजना की सड़कें किस शहर को जोड़ने का काम नहीं करती, यहीं पर इनमें से 3 डाल के एक और शहर डाल देगा। जैसे कि आपसे यहां पर डाल रहा होगा कर्नाटक, यानी कर्नाटक नहीं डालेगा तो कुछ ऐसा डालेगा जैसे बड़ा शहर वाराणसी को डाल देगा, और वाराणसी को जोड़ने का काम यह नहीं कर रहा होगा। तो आप इनको ध्यान रखेंगे। और अगर इन चारों भूषाओं की आप हम बात कर लेते हैं कि सर यह कितने किलोमीटर लगभग डिस्टेंस कवर कर लेती हैं, तो आप पा रहे होंगे लगभग 1400, 1900, 1600 और 1200, यानी लगभग यह 5840 किलोमीटर की संपूर्ण स्वर्णिम चतुर्भुज योजना हो जाती है। और यह किन 4 बड़े शहरों को जोड़ने का काम करती है, आपके सामने चारों के चारों बड़े शहर हैं। यहां तक तो कोई समस्या नहीं सर, आपने इतना बता दिया कि 4 शहर सड़कों के माध्यम से जोड़े गए हैं और 4 शहर कौन से हैं। लेकिन मैंने कहा था 2 परियोजनाएं पढ़नी है। तो देखिए दूसरी परियोजना की जब हम बात करेंगे तो दूसरी परियोजना पर थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं। देखिए जो दूसरी परियोजना का नाम दिया गया है, उस परियोजना को नाम दिया गया है उत्तर दक्षिण। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं लेकिन आप समझ जाइएगा, उत्तर दक्षिण, फिर पूरब और पश्चिम। यानी आप कह सकते हैं कि दूसरी जो प्रोजेक्ट यहां पर रहा है उसका नाम रहा है उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम गलियारा। यानी इसी प्रोजेक्ट को आपको पढ़ना है, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम गलियारा। और उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम गलियारा में अब आपको पढ़ना क्या क्या है, जरा ध्यान दीजिएगा। उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम गलियारे में ध्यान दीजिएगा, जिस तरह से अभी आपने जाना कि हमने 4 शहरों को जाना था, 4 बड़े शहरों को स्वर्णिम चतुर्भुज योजना जोड़ने का काम कर रही थी। लेकिन हम पढ़ते हैं कि उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम गलियारा क्या है। तो देखिए जरा ध्यान दीजिएगा, बड़ा महत्वपूर्ण होगा। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना इतना महत्वपूर्ण नहीं होगा जितना डियर यह महत्वपूर्ण होगा। आने वाले प्रश्नों पर बात करूंगा, लेकिन माइंड को जरा सेट रखिएगा, आइएगा, समझिएगा, जानिएगा, गौर फरमाइएगा। जब हम बात करते हैं कि स्वर्णिम चतुर्भुज योजना क्या है, तो देखिए सर इसने नाम दिया है उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम। तो यह नाम किस लिए दिया गया है, आप एक बात समझिएगा कि यह नाम इसलिए दिया गया है उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, क्योंकि वह यहां पर एक बात जानना चाहता है कि आखिरकार उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम को कुछ सड़कें ही जोड़ने का काम कर रही होंगी। और जो उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम को जो सड़कें जोड़ने का काम कर रही हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। देखिए इसको मैं उत्तर दिशा कह सकता हूं, कोई समस्या नहीं होगी आपको। इसको दक्षिण कह सकता हूं, इसको मैं पूरब दिशा कह सकता हूं, इसको मैं पश्चिम दिशा कह सकता हूं। यहां तक आपको कोई समस्या नहीं है। लेकिन देखिए अब हुआ क्या है कि भारत सरकार ने इस उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम गलियारा के नाम से एक प्रोजेक्ट बनाया। और प्रोजेक्ट बनाकर सरकार क्या करती है कि कोई विशेष सड़क नहीं बना रही थी इस तरह से चारों तरफ, वह कुछ सड़कों को जोड़ रही थी। जैसे दिल्ली तक कोई सड़क जाती है, दिल्ली से आगे वह उत्तर प्रदेश के अंदर किसी सड़क में उस दिल्ली वाली सड़क को जोड़ देती है और उस सड़क को आगे बढ़ाती हुई चलती है। फिर आगे बिहार में कोई सड़क मिलती है तो बिहार में जाके फिर उस सड़क को उत्तर प्रदेश वाली को बिहार में मिला देती है। और इसी तरह से एक गलियारा यानी कुछ भारत के नक्शे पर इस तरह से 2 सड़कों का निर्माण कर रही है। तब आप ध्यान देंगे कि अगर 2 सड़कों का निर्माण इस गलियारे के नाम से कर रही है तो सबसे पहले प्रश्न ध्यान रखेंगे कि उत्तर की तरफ यह जो उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम गलियारा है यह कहां से आरंभ होता है। तो आप कह पा रहे होंगे सर श्रीनगर से यह उत्तर में आरंभ होता है, कोई समस्या नहीं, और कन्याकुमारी तक जाता है। यहां तक आपको कोई समस्या नहीं होगी, यानी कन्याकुमारी तक जाने का काम करता है। सर इधर एक जगह पड़ती है सिलचर, कोई समस्या नहीं, यानी आप सिलचर कह सकते हैं। सिलचर कहां है, मैं लिख देता हूं असम में है, असम के सिलचर से
उसके अलावा आप जब इधर आएंगे तो एक जगह होगी पोरबंदर, यह आपको सभी को पता होगा कहां पर है, पोरबंदर। तो ध्यान दीजिएगा, दरअसल उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम गलियारा के माध्यम से 4 बिंदुओं को मिलाने का काम किया गया है। श्रीनगर से कन्याकुमारी तक एक सड़क बनाई गई, मतलब ऊपर से और नीचे तक दक्षिण भारत तक एक सड़क का निर्माण किया गया होगा। और मैं पहले ही कह चुका हूं कि यह स्पेशल सड़क नहीं बनाई गई, सड़कों को सिर्फ जोड़ दिया गया है। अब आप कह रहे होंगे सर हमको तो दिखाई नहीं देता, कभी हम जब जाते हैं श्रीनगर से कन्याकुमारी के बीच तक का सफर कहीं करते हैं, तो मैं पहले ही कह रहा हूं कि सड़कों को जोड़ने का काम किया गया है। और सड़कों को जोड़ने का काम कहां से, कन्याकुमारी से श्रीनगर, कोई समस्या नहीं, आगे समझिए। उसके बाद सिलचर से पोरबंदर को जोड़ने का काम किया गया है, यानी पश्चिमी भाग से पूर्वी भाग को जोड़ने का काम किया गया है। और यह दोनों 4 बिंदु आपको याद रखने हैं, क्योंकि जिस तरह से स्वर्णिम चतुर्भुज योजना में प्रश्न पूछ लेता है कि कौन से बड़े शहरों को जोड़ता है, यहां से भी प्रश्न पूछ सकता है इन शहरों के बारे में। टोटल अगर इसकी डिस्टेंस की बात करूं तो लगभग 7300 किलोमीटर के आसपास होती है, आपसे नहीं पूछेगा। लेकिन सबसे वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न पर मैं लेकर आता हूं, ध्यान दीजिएगा। वह प्रश्न क्या है, कानों को खोल लीजिएगा, नोट करना है, यह प्रश्न याद रखना है। प्रश्न यह है डियर कि जो उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम गलियारा है, यह 4 सड़कें कुछ इस तरह प्लस का निशान बना रही हैं, लेकिन कोई स्थान ऐसा रहा होगा जहां पर दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर रहे होंगे। और क्रॉस करने का स्थान जो रहा होगा वह कोई शहर या कोई जिला रहा होगा। अब प्रश्न महत्वपूर्ण यही बनता है आपका इस उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम गलियारे से कि सर उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम गलियारा एक दूसरे को क्रॉस कहां करते हैं, एक दूसरे को काटते क्या कहां हैं। और यह प्रश्न इसलिए महत्वपूर्ण होता है क्योंकि उत्तर प्रदेश की जीके पढ़ रहे हैं आप, और उत्तर प्रदेश के अंदर ही यह काटने का काम आपके सामने करेंगे। और वह कौन सी जगह होगी, झांसी में एक दूसरे को काटने का काम करेंगे। डियर, जब से मैं तैयारी कर रहा हूं, परीक्षाओं को दे रहा हूं, पेपरों को देख रहा हूं, और जब से मैं पढ़ा रहा हूं एक लंबे अरसे से, आज तक परीक्षाओं में लगभग 7 से 8 बार इस प्रश्न को फेस कर चुका हूं एग्जामों में कि उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम गलियारा एक दूसरे को कहां काटते हैं। और अब तो आप उत्तर प्रदेश की जीके पढ़ रहे हैं तो और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम गलियारा एक दूसरे को कहां, झांसी में काटने का काम करते हैं। बिल्कुल आप माइंड में सेट रखेंगे इन सभी चीजों को, आपको दिमाग में सेट हो चुका होगा, मैं आशा करता हूं आप इन सब बातों को समझ चुके होंगे। जरा ध्यान दीजिएगा, और चीजों पर बात कर लेते हैं थोड़ा सा। देखिए, एक चीज ध्यान रखिएगा, आपसे पूछेगा एक परियोजना के बारे में, और क्या कहेगा कि सर यह बताइए कि लखनऊ परियोजना क्या है। कुछ बच्चे जो एग्जाम दे रहे होंगे वह जरूर इस बात को पहचान गए होंगे कि लखनऊ परियोजना क्या है। और जब लखनऊ परियोजना की बात करता है तो इसके अंदर ऑप्शन बड़े अच्छे डालता है, क्योंकि अभी तो मैं आपको परिवहन पढ़ा रहा हूं तो आपके माइंड में सेट हो गया होगा सर सड़कों से संबंधित कोई लखनऊ परियोजना होने वाली है। लेकिन सर लखनऊ परियोजना सड़कों से संबंधित तो होने वाली है, लेकिन आपको समझना होगा कि प्रश्न जब ऑप्शन में घुमाकर डालेगा तो थोड़ी सी समस्या होगी। 1985 में एक परियोजना आरंभ की गई, और 1985 में जो यह परियोजना यानी कि शुरू की गई, इसको लखनऊ परियोजना का नाम दिया गया। और लखनऊ परियोजना, अब आपसे प्रश्न यह पूछता है कि लखनऊ परियोजना जो है यह किसके लिए बनाई गई, बस यही प्रश्न आपसे पूछता है। और आप कहेंगे कि लखनऊ परियोजना जो थी यह सड़कों के विकास के लिए बनाई गई थी। 20 वर्षों से अधिक की चली हुई सड़कें के लिए बनाई जाने वाली परियोजना थी लखनऊ परियोजना, यानी सड़कों के विकास के लिए। आप क्या कहेंगे कि लखनऊ परियोजना किससे संबंधित है, तो आप क्या पा रहे होंगे कि सड़कों के विकास से संबंधित है यहां पर लखनऊ परियोजना। तो आप इस लखनऊ परियोजना को जरूर ध्यान रखेंगे किससे संबंधित है, बस इसी बात को पूछने की वह कोशिश कर रहा होगा। जरा आगे चलते हैं, और आगे चलने के साथ साथ आपसे कुछ और प्रश्नों पर मैं बात कर लेता हूं। एक परियोजना और याद रखनी है, कभी कभी इसको भी पूछ लेता है, कहता है कि सारथी परियोजना है।
क्या? सारथी। यह सारथी परियोजना यहाँ पर कब यानी कि किससे संबंधित है? उत्तर प्रदेश से ही संबंधित है। तो सारथी परियोजना जब आपसे पूछेगा तो पहले आप याद रखेंगे कि जो आपका ड्राइविंग लाइसेंस होता है ना, डीएल, यह ड्राइविंग लाइसेंस से संबंधित है। और किस तरह से? कंप्यूटराइज्ड जो चिप्स युक्त यहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस होते हैं, यानी कंप्यूटराइज्ड और जिसके अंदर चिप होती है, उससे संबंधित उत्तर प्रदेश में एक सारथी परियोजना चलाई गई थी। आपसे पूछेगा कि सारथी परियोजना किससे संबंधित थी, तो आप कहेंगे कि ड्राइविंग लाइसेंस से संबंधित थी। और वह ड्राइविंग लाइसेंस जिसमें चिप लगी होती है, यानी कंप्यूटराइज्ड होते हैं ड्राइविंग लाइसेंस, उनके लिए कैसी? सारथी परियोजना को उत्तर प्रदेश में आरंभ किया गया। कोई समस्या नहीं है, 2 परियोजना यह भी आपको याद रखनी होगी। धीरे धीरे आगे बात कर लेते हैं। देखिए, आप जानते हैं सभी कि हमारे उत्तर प्रदेश में यहां पर कुछ हाईवे बनाए गए हैं। सबसे पहले एक हाईवे की बात कर लेते हैं। अगर सड़कों पर ही बात कर रहे हैं तो एक हाईवे है, जिस हाईवे को आप क्या नाम देंगे? यमुना एक्सप्रेसवे। और यमुना एक्सप्रेसवे जो है यह आप सभी को याद होगा। यमुना एक्सप्रेसवे जो बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है। दरअसल इस यमुना एक्सप्रेसवे को ही एक दूसरे नाम से जान लेते हैं, जिसको आप ताज हाईवे के नाम से भी जानते हैं, यानी ताज एक्सप्रेसवे भी इसी को हम नाम देते हैं। तो यमुना एक्सप्रेसवे कहें या ताज एक्सप्रेसवे कहें, दोनों एक ही बात होने वाली है। तब आपको ध्यान इतना रखना है कि जो एक्सप्रेसवे बनाया गया है, सर यह किसके द्वारा बनाया गया है? तो आप सभी जानते हैं एक ग्रुप है जेपी ग्रुप। जेपी ग्रुप के द्वारा इस यमुना एक्सप्रेसवे का क्या निर्माण किया गया है, यहां पर बनाया गया है। जेपी ग्रुप इसे बनाने का काम करते हैं। आगे बात करते हैं। जब जेपी ग्रुप पे आपने पढ़ा है, ध्यान दीजिएगा, यह 165.5 किलोमीटर होता है और 165.5 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई होती है। और लंबाई अगर 165.5 किलोमीटर है तो सर यह कहां से कहां तक जाता है? कोई बताएं, ताज हाईवे कहां से कहां तक जाता है? जो ताज हाईवे यहां यानी कि जाने का काम करता है, वह ध्यान रखेंगे नोएडा से आरंभ होगा। नोएडा, और नोएडा से आरंभ होकर यह ताज हाईवे जो जाने का काम करेगा या यमुना एक्सप्रेसवे जाने का काम करेगा, वह आगरा तक जाने का काम करेगा। ध्यान दीजिएगा कि यह 165.5 किलोमीटर लंबाई का जेपी ग्रुप के द्वारा बनाया गया ताज हाईवे या यमुना एक्सप्रेसवे जो कि कहां से कहां तक जाता है, हम कहेंगे यह नोएडा से आगरा जाता है। गंगा एक्सप्रेसवे भी है जो बलिया से नोएडा को जोड़ने का काम करता है, लेकिन पहले हम यहां पर महत्वपूर्ण है इसलिए यहां पर इसे पढ़ रहे हैं। लेकिन ध्यान देंगे डियर, अब आपको कुछ किताबें यहां पर लिख रही होंगी कुछ अन्य चीजों की, लेकिन उससे पहले मैं आपसे थोड़ी सी और बात करता हूं। देखिए, जब भी आपसे इस प्रश्न को पूछता है तो अब ध्यान दीजिएगा, मैंने लिखा है नोएडा से आगरा जाने का काम करता है। लेकिन डियर, नोएडा से आगरा जाने का तो काम करता है, लेकिन हुआ क्या कि आगरा पर जाकर जब यह खत्म हो जाएगा, तो आगरा पर जाकर खत्म होने के बाद आगरा से एक हाईवे और निकाला गया और इसको कहां पर जोड़ दिया गया? लखनऊ को जोड़ दिया गया। यानी आगरा से एक और हाईवे निकाला गया और इसको आप आगरा लखनऊ हाईवे या आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे के नाम से ही जानते हैं। और यह आगरा से लखनऊ हाईवे जो है, ध्यान रखिएगा, वह कितने लेन है? 6 लेन है। और 6 लेन का मतलब कि 6 लाइनें इस पर बनाई गई हैं, रोड 6 बनाए गए हैं। कौन से वाले पर? ऊपर वाले पर, यानी ताज एक्सप्रेसवे पर। और इसकी जो लंबा चौड़ाई बताई जाती है लगभग 100 मीटर की चौड़ाई बताई जाती है और 120 किलोमीटर किताबों में लिखते हैं कि 120 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से इस पर यानी कि गति को माना गया है कि इतनी स्पीड से आप चलाएंगे। लेकिन अब मैं बात करता हूं आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे की। तो देखिए, दरअसल जब यह ताज एक्सप्रेसवे आगरा जाकर समाप्त हो गया तो आगरा से एक और हाईवे बनाया गया लखनऊ के लिए। तो आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि जो यमुना एक्सप्रेसवे है वह नोएडा से लखनऊ को जोड़ने का काम करता है। लेकिन बनाया तो गया था वास्तव में सर नोएडा से आगरा तक, लेकिन फिर आगरा से एक नया लखनऊ के लिए बना दिया गया। तो यह लिंक है आपस में, यह जरूर नोएडा से आप लखनऊ इसी हाईवे के माध्यम से जा सकते हैं। लेकिन आपसे पूछता है तो आप नोएडा से आगरा ही बताएंगे, किसको? ताज एक्सप्रेसवे या यमुना एक्सप्रेसवे को। यहां तक कोई समस्या नहीं है। लेकिन इस
आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे की एक खास बात रही है कि इस आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर एक बीच में एक हवाई पट्टी बनाई गई, आप कह सकते हैं रनवे बनाया गया है, और यही वो हाईवे है भारत का पहला ऐसा एक्सप्रेसवे जिस पर जहाज को उतारा जा सकता है। यानी अगर जहाज को उतारना है, फाइटर प्लेन को उतारना है, तो आप रनवे पर उतारेंगे। लेकिन एक भारत में एक ऐसा भी रोड है कि इमरजेंसी में अगर आपको कभी लैंडिंग करनी पड़े तो आप इस आगरा लखनऊ वाले हाईवे पर लगभग 3 किलोमीटर की एक पट्टी विशेष तरह से बनाई गई है कि अगर कभी इमरजेंसी में अगर रोड पर भी जहाज को लैंड करना पड़ा तो वह यहीं पर है। भारत का एकमात्र रोड है जो यहां पर हवाई पट्टी बनाई गई है। कौन से हाईवे पर? आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर। आप इस बात को भी माइंड में रखेंगे क्योंकि आपने देखा होगा कुछ समय पहले ही यह कंप्लीट हुआ है और वहां पर जहाज को उतारकर ट्रायल भी दिया गया था। कोई समस्या आपको होने वाली नहीं है, मैंने आपको इतना बता दिया यहां पर इस हाईवे के बारे में। लेकिन महत्वपूर्ण होता है कुछ अन्य चीजों के बारे में, जरा बात कर लेते हैं। जब भी आपसे प्रश्न पूछेगा तो प्रश्न किस तरह से पूछता है, देखिए यहां पर बसों से संबंधित यानी सड़क परिवहन से संबंधित यहां पर ज्यादातर प्रश्न पूछता है नेशनल हाईवे से, और नेशनल हाईवे से प्रश्न पूछता है तो ध्यान दीजिएगा। देखिए मैं कुछ नेशनल हाईवे की लिस्ट आपके सामने पेश कर रहा हूं और जरा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले एक बात को ध्यान दीजिएगा कि NH2 यानी इसको हम कहेंगे राजमार्गों की संख्या, NH2, NH3, NH इसी तरह आगे बढ़ते चले जाएंगे। यानी आप कह रहे होंगे कि NH2, और देखिए NH2 मैंने अभी बताया था, इसे 19 भी कह सकते हैं। 19 मतलब NH2 कहां से आरंभ होता है? आप कहेंगे सर दिल्ली से आरंभ होता है और यह NH2 कलकत्ता तक जाने का काम करता है। यही वह हाईवे है जो उत्तर प्रदेश में सबसे क्या यहां पर लंबी दूरी तय करता है। सबसे बड़ा हाईवे है NH2। उसके अलावा कुल 60 हाईवे डियर हैं उत्तर प्रदेश में, लेकिन 60 नहीं, थोड़ा माइंड में सेट करने की कोशिश करते हैं। वैसे महत्वपूर्ण नहीं है मैं जानता हूं, फिर भी आपसे प्रयास करूंगा कि आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ने की कोशिश जरूर करें, क्योंकि अगर कभी प्रश्न बना तो डायरेक्ट तो नहीं बनेगा कि NH29 किस किस को जोड़ने का काम करता है, लेकिन यहां पर मैचिंग वाला प्रश्न बन जाता है। मैचिंग वाला किस तरह से? आपसे पूछेगा, एक तरफ नेशनल हाईवे को दे देगा, जैसे 27 दे दिया, 7 दे दिया, 2 दे दिया। दूसरी तरफ फिर उनके सामने मैचिंग करने के लिए बोलेगा, एक तरफ 27 के सामने बोल देगा दिल्ली से कलकत्ता तक, 7 के सामने बोल देगा वाराणसी से यह कन्याकुमारी तक जाने का काम करता है। तो इस तरह मैचिंग वाले प्रश्न बनने की संभावना इस नेशनल हाईवे से रहती है। फिर भी देखिए पहला वाला ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, याद रखना होगा। लेकिन जब NH7 की बात करते हैं तो यह सबसे बड़ा था, हम इस बात को जानते हैं। आज के समय में अगर सबसे बड़ा NH कोई है तो वह कौन सा है आप बताएंगे? NH44 वह है जो सबसे बड़ा नेशनल हाईवे है आज के समय में भारत का। सबसे छोटा NH47A, आप इस बात को भी जानते होंगे। जब हम NH11 की बात करते हैं तो NH11 आगरा से बीकानेर मतलब कहां? राजस्थान की तरफ जा रहा होगा। और अगर आप NH24 की बात करते हैं तो दिल्ली से लखनऊ को जोड़ने का काम करता है। 24 यहां पर लखनऊ से झांसी यानी शिवपुरी के जोड़ने का काम करता है। लेकिन मैं आपसे एक बात करने वाला हूं, यहां पर जो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न था उसके बारे में। जो महत्वपूर्ण प्रश्न है ध्यान दीजिएगा। अभी मैंने आपसे बात की थी यहां पर एक परियोजना के बारे में, और वह परियोजना कौन सी थी? जिसमें आप 4 बड़े शहरों को 2 सड़कों के माध्यम से जोड़ने का काम कर रहे थे। मतलब उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम गलियारे की मैंने अभी आपसे बात की थी। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम गलियारे की अगर बात की थी तो देखिए प्रश्न क्या बनता है। मैंने कहा था कि जो उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम गलियारा था ना डियर, यह कुछ सड़कों को जोड़कर बनाया गया था, स्पेशल सड़क नहीं बनाई गई थी। तो प्रश्न क्या पूछा गया है, प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा, इसीलिए मैंने ये लिस्ट लगाई है कि NH जब यह यानी कि उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम गलियारा बनाया गया है तो यहां पर अगर उत्तर प्रदेश रहा होगा, मान लीजिए यह आपका उत्तर प्रदेश रहा होगा, तो यह उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम गलियारा उत्तर प्रदेश से होकर गुजर रहा होगा। और कुछ सड़कों को जोड़कर अगर यह उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम गलियारा बनाया है तो पूछ रहा है क्या कि उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम गलियारे में उत्तर प्रदेश के कौन कौन से NH को जोड़ा गया है। दोबारा समझिएगा कि उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम गलियारे में उत्तर प्रदेश के कौन कौन से NH को जोड़ा गया है। तो आप एक बात कहेंगे कि इस उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम गलियारे में NH जो जोड़े गए हैं, एक NH जोड़ा गया है NH25।
यानी NH25 इस उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम गलियारा में सड़कों को जोड़ता है, मतलब यह उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम गलियारे में यह योगदान देता है NH24। दूसरी बात आपसे पूछता है, एक और हाईवे है जो इस उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम गलियारा में योगदान देता है। उत्तर प्रदेश के दो नेशनल हाईवे आपको याद रखने हैं जो उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम गलियारे को यानी बनाने का काम करते हैं, और यह बरौनी में यानी मुजफ्फरनगर से आरंभ होता है और लखनऊ तक जाता है, जबकि यह 25 लखनऊ से शिवपुरी जाने का काम करता है। आप एक बार सरसरी नजर से अन्य को भी देख लीजिएगा। 3 प्रश्न महत्वपूर्ण है, तीनों के बारे में मैं आपसे बात कर चुका हूं। यहां तक तो कोई समस्या नहीं है डियर, हमने इन सब चीजों को जान लिया। जरा आगे भी बात कर लेते हैं। चलिए, जब आगे बात करते हैं तो आगे किस तरह से, देखिए अगला जो विषय हम यहां से लेते हैं, अगले विषय पर हम महत्वपूर्ण चीजों की बात करेंगे। और अब हम थोड़ा सा रेल परिवहन को जान लेते हैं, यानी रेलवे के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। और किस तरह से, देखिए जब आप इस रेलवे के बारे में जानते हैं तो देखिए जब आप रेल परिवहन की बात करेंगे तो रेल परिवहन में महत्वपूर्ण क्या होता है। रेल परिवहन जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से, और रेल परिवहन में आपको पढ़ना क्या होता है। देखिए अब वैसे तो आप सभी जानते हैं कि अगर रेल परिवहन है तो इसके बारे में आपने भारत के इतिहास में बहुत सारी चीज पढ़ी होंगी। जैसे आप जानते हैं 16 अप्रैल 1853 को 34 किलोमीटर मुंबई से ठाणे तक पहली ट्रेन चलाई गई, ऐसी किताबों में लिखा जाता है। लेकिन नहीं, हमको पढ़ना होता है कि सर इतना बताइए कि हम उत्तर प्रदेश की जीके पढ़ रहे हैं, यूपी की जीके पढ़ रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश के अंदर पहली बार रेल चलाने का जो काम किया गया वह कब किया गया। तो आप कहेंगे सर उत्तर प्रदेश में पहली बार अगर कोई रेल चली है तो वह 1859 में चली है, यानी उत्तर प्रदेश में 1859 में पहली ट्रेन का शुभारंभ किया गया। और यह जो ट्रेन थी यह कहां से कहां तक चली। आप कहेंगे सर इलाहाबाद यानी प्रयागराज हम कह सकते हैं, इलाहाबाद। देखिए डियर, मैं बार बार इलाहाबाद लिखता हूं लेकिन बार बार आपसे मैं बोलता हूं प्रयागराज। आप बिल्कुल भी चिंता न करें कि आप प्रयागराज क्यों नहीं लिख रहे हैं। मैं अगर यहां पर इलाहाबाद लिख रहा हूं तो आप इसे याद करने के उद्देश्य से समझिएगा, इलाहाबाद से कानपुर जाने का काम करती है। तब हम इसको कह सकते हैं कि वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट अगर प्रश्न कोई बनता है परीक्षा में इस रेलवे से तो वह पूछ सकता है आपसे कि उत्तर प्रदेश के अंदर रेल पहली बार कब चली। तो आप आसानी से कहेंगे 1859 वह पहला समय था जब इलाहाबाद से लेकर सर कानपुर तक रेलों का आरंभ किया गया। लेकिन कोई समस्या नहीं, ध्यान दीजिएगा। अगर थोड़ा सा मैं यहां पर एक स्ट्रक्चर आपके सामने बनाता हूं और कहता हूं कि सर यह मान लीजिए उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम मैंने बनाया है, और उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम अगर मैंने बनाया है तो देखिए रेलवे के कुछ जोन होते हैं, और जो रेलवे के जोन होते हैं महत्वपूर्ण जोन, आप मुझे कमेंट में इसी बात को लिखकर बताइएगा कि कुल रेलवे जोन कौन से हैं। अगर 18 कुल रेलवे जोन है, मैं ही बता देता हूं, तो 18वां सबसे नवीनतम रेलवे जोन कौन सा है, उसका यानी मुख्यालय कहां पर है। इन सभी बातों को आप जान रहे होंगे कि रेलवे जोनों की कुल संख्या और नवीनतम का मुख्यालय। लेकिन अगर इसको आपने उत्तर माना, इसको दक्षिण माना, इसको मैं पूर्व मान लेता हूं और इसके अलावा इसे मैं पश्चिम मान लेता हूं, तो आपसे प्रश्न जो पूछता है यहां पर इस तरह से पूछता है, देखिए कि यहां पर कुछ मुख्यालय रहे हैं। जैसे कहेगा कि रेलवे का उत्तरी मुख्यालय कहां पर है, रेलवे का दक्षिण मुख्यालय कहां है, रेलवे का यहां पर मध्य पूर्वी रेलवे मुख्यालय कहां पर है। कुछ उसके बाद ऐसे भी रहे होते हैं उत्तर पश्चिम मुख्यालय, दक्षिण पूर्व मुख्यालय। लेकिन हम सारे मुख्यालयों को पढ़ने वाले नहीं है, जरा ध्यान दीजिएगा। एक मुख्यालय डियर यहां पर पड़ता है, और यहां का मतलब क्या होगा। अगर मैंने यह बनाया है तो आप मुझे यह बताइए यह कौन सी दिशा रही होगी। तो आप कहेंगे सर यह जो दिशा रही होगी उत्तर पूर्व रही होगी, यानी कौन सी दिशा, उत्तर पूर्व। तो रेलवे का जो उत्तर पूर्वी मुख्यालय है वह उत्तर प्रदेश में है, और उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर, गोरखपुर में। ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण होता है रेलवे से यह प्रश्न कि उत्तर प्रदेश राज्य में रेलवे का कौन सा मुख्यालय है। प्रमुख रूप से 2 मुख्यालय रेलवे के पाए गए हैं इस उत्तर प्रदेश में। पहला कौन सा है, उत्तर पूर्व। उत्तर पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहां है, आप कह रहे होंगे सर गोरखपुर में यह अवस्थित होता है, कोई समस्या नहीं। लेकिन दूसरा मुख्यालय यहां पर पड़ता है, आप इसे कहेंगे उत्तरी मध्य यानी मध्य उत्तरी रेलवे मुख्यालय। तो दूसरा जो मुख्यालय होने वाला है डियर 2003 में बना था, और
2003 में कौन सा मध्य उत्तरी यानी उत्तरी मध्य कहिएगा या मध्य उत्तरी रेलवे मुख्यालय कहिएगा। तो आप कहेंगे कि सर जो मध्य उत्तरी रेलवे मुख्यालय है वह भी उत्तर प्रदेश में है और यह मध्य उत्तरी रेलवे का मुख्यालय कहां पर है? इलाहाबाद में। यहां पर कोई समस्या नहीं, इलाहाबाद तक आप समझ गए होंगे कि इलाहाबाद में यानी दो कुल मुख्यालय हैं जो इस रेलवे के उत्तर प्रदेश में, एक मध्य उत्तरी मुख्यालय, दूसरा उत्तर पूर्वी मुख्यालय, वो है कहां है? गोरखपुर। ठीक है, यहां तक दो मुख्यालयों की बात हमने कर ली और मुख्यालय आपको दो याद रखने हैं, बाकी के आप सारे रखें या ना रखें। तब आगे हम बात करते हैं कि देखिए एक प्रश्न और बन जाता है आपसे इस मुगल सराय के बारे में। मुगल सराय, और मुगल सराय पर प्रश्न क्या बनता है ध्यान दीजिएगा। वह आपसे कहेगा कि उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे बड़ा रेलवे यार्ड की बात करेगा। यह उत्तर प्रदेश में ही नहीं, आपसे अगर प्रश्न पूछता है तो उत्तर प्रदेश कहता है तो आप बिल्कुल कहेंगे कि ठीक है उत्तर प्रदेश कह सकता है, लेकिन मुगल सराय सबसे बड़ा रेलवे यार्ड है संपूर्ण भारत का। यानी रेलवे यार्ड का क्या मतलब होता है? रेलवे यार्ड का इतना मतलब समझिएगा कि जहां पर रेलें खड़ी हो सकती हैं, बहुत ज्यादा रेलों को इकट्ठा किया जा सकता है, उसे हम रेलवे यार्ड कह सकते हैं। और मुगल सराय संपूर्ण भारत का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड है और यह बात आपके दिमाग में सेट हो जानी चाहिए कि संपूर्ण भारत का रेलवे यार्ड सबसे बड़ा कहां है? मुगल सराय। मुगल सराय कहां? उत्तर प्रदेश। उसके अलावा आपसे दूसरा प्रश्न बन सकता है कि सबसे लंबा, क्या सबसे लंबा और सबसे लंबा प्लेटफॉर्म, यह तो देखिए सभी को याद होगा। और अब यह प्रश्न कॉमन सा हो गया है कि भारत का, क्योंकि हम उत्तर प्रदेश पढ़ रहे हैं लेकिन फिर भी कह सकते हैं कि भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहां पर है? सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म की बात अगर करेगा तो यह आपका उत्तर प्रदेश में ही होगा और उत्तर प्रदेश के कहां? गोरखपुर। यानी गोरखपुर का जो रेलवे प्लेटफॉर्म है डियर, वह इस संपूर्ण भारत का यानी सबसे बड़ा कह सकते हैं हम, सबसे बड़ा कहां? गोरखपुर। देखिए इसकी लंबाई की बात करते हैं तो आप इसे 1300 मीटर याद कर लीजिएगा। हालांकि कुछ किताबें इसे 1280 और कुछ 1355 लिखती हैं, आप 1300 मीटर याद रखेंगे कि उत्तर प्रदेश का जो यहाँ पर प्लेटफार्म है वह यानी कि गोरखपुर का वह कितने मीटर है? 1300 मीटर है। आप ऐसे समझिएगा कि आप 1600 मीटर की अगर रनिंग करते हैं तो लगभग 300 मीटर ही बचेगा, बाकी पूरी आर्मी की रनिंग आप कहाँ कर गए होंगे? इस प्लेटफॉर्म पर कर गए होंगे। यानी इतना लंबा है यह रेलवे का गोरखपुर रेलवे प्लेटफॉर्म। यहां तक कोई समस्या नहीं है। देखिए आगे अन्य चीजों पर हम थोड़ी सी बात करते हैं किस तरह से। जब आपसे रेलवे पर और प्रश्नों को पूछना शुरू करता है तो देखिए सबसे पहले ध्यान रखेंगे कि विश्व का सबसे लंबा, देखिए जो मैं आपको बताया है गोरखपुर, ध्यान दीजिएगा फिर से, यह जो गोरखपुर बताया है यह गोरखपुर, एक मिनट, गोरखपुर जो रहा है ध्यान दीजिएगा, मैं फिर से बताता हूं कि गोरखपुर भारत का नहीं बल्कि विश्व का, यानी आप इसे 1300 मीटर लंबा, कहीं पर कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, आप इसे विश्व का कह सकते हैं कि विश्व का सबसे लंबा गोरखपुर यहां पर प्लेटफॉर्म रहा है। वैसे अन्य भी है, स्टेशन की बात करेगा तो आंसर बदल जाएगा, प्लेटफॉर्म की बात कर रहा है गोरखपुर हम आंसर कह सकते हैं। उसके अलावा ध्यान दीजिएगा जब आपसे प्रश्न और इससे रेलवे से पूछना आरंभ करता है तो देखिए रेलवे बोर्ड की स्थापना, आप ध्यान रखेंगे कि रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई? तो आप कहेंगे कि 1905 में रेलवे बोर्ड की स्थापना हुई। यानी रेलवे बोर्ड की स्थापना सर कब हुई? 1905 में रेलवे बोर्ड की स्थापना हो गई। रेल चल जरूर पहले गई थी लेकिन रेलवे बोर्ड की स्थापना 1905 में जाके होती है। और आप यह भी जानते होंगे कि 1923 में एक कमेटी बनी थी जिसे आप ऑकवर्ड कमेटी के नाम से जानते थे। इस ऑकवर्ड कमेटी के अनुशंसा पर रेल बजट को भारत के आम बजट से अलग करने का काम किया गया था 1923-24 में। उसके बाद हम कह सकते हैं कि 2019-20 आते आते 16 आते आते यहाँ पर फिर से इस रेलवे बजट को किस में मिलाने का काम किया गया? आम बजट में मिलाने का काम किया गया, फिर से इसको एक कर दिया गया। उसके अलावा रेलवे के विभिन्न प्रश्न आपके सामने डियर बनकर आ सकते हैं, तब आप उन प्रश्नों को लगाइएगा। लेकिन प्रश्नों को लगाने से पहले मैं आपको एक और स्लाइड की तरफ लेकर चलूंगा जहां पर आपको क्या जानना है। देखिए सबसे पहले आपको जानना है यहां पर
कुछ हवाई अड्डों के बारे में। और अगर हवाई अड्डे से प्रश्न पूछता है तो हवाई अड्डों को प्रश्न, यानी हम वायु परिवहन को जब पढ़ते हैं तो प्रश्न सिर्फ इतना पूछेगा कि कौन सा हवाई अड्डा कहां पर है। और अगर आप इतना याद रख पाए कि कौन सा हवाई अड्डा कहां पर है तो कोई समस्या नहीं है। प्रमुखों को याद करेंगे। देखिए, सबसे पहले चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा। और चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा जब भी आपसे कह रहा होगा आपके दिमाग में एक बात आनी चाहिए, लखनऊ। यानी देखिए, चौधरी चरण सिंह जो एक नेता थे, नेता मतलब लखनऊ, मतलब राजधानी में ही बैठने का काम करेंगे। मतलब चौधरी चरण सिंह कहां, लखनऊ, मतलब राजधानी में बैठने का काम करते थे, तो हवाई अड्डा कहां, लखनऊ बनाया गया। लेकिन यह कैसा अंतरराष्ट्रीय अमौसी हवाई अड्डा है, इस बात को भी ध्यान रखेंगे। लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा कहां है, आप कहेंगे अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है, वाराणसी में होता है। उसके बाद आप कहेंगे कि बमरौली हवाई अड्डा कहां पर है, प्रयागराज में अवस्थित है। उसके बाद आगे जब आप बात करते हैं तो कुछ यहां पर हवाई अड्डे प्रमुख होते हैं, जैसे कि आप इस हवाई अड्डे को ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा गया है इस हिंडन हवाई अड्डे के बारे में। तो आपसे जब भी हिंडन हवाई अड्डा पूछा जाता है तो आप कह सकते हैं कि हिंडन हवाई अड्डा कहां है, तो आप कह रहे सर गाजियाबाद में हिंडन हवाई अड्डा है। उसके अलावा जो एक निर्माणाधीन यहाँ पर हवाई अड्डा है जो अभी बनाया जा रहा है, इसे आप जेवर हवाई अड्डा कहते हैं। और जेवर हवाई अड्डा मतलब कहाँ पर है, नोएडा में है। मतलब यह बनाया जा रहा है नोएडा में, इस हवाई अड्डे को बनाए जाने का काम किया जा रहा है। ललितपुर में जो हवाई अड्डा है वह दरअसल इस ललितपुर के नाम से ही होगा, ललितपुर हवाई अड्डा। और ललितपुर हवाई अड्डा कहाँ पर है, आप कहेंगे कि यह ललितपुर हवाई अड्डा यहाँ ललितपुर में ही है। कहाँ गया, ललितपुर हवाई अड्डा ललितपुर। उसके अलावा झांसी हवाई अड्डा, झांसी, कोई समस्या नहीं। उसके बाद गोरखपुर हवाई अड्डा, गोरखपुर, कोई समस्या नहीं। उसके बाद देखिए, जब आपने अगर इतना जाना है कि एक ताज अंतरराष्ट्रीय यानी ताज एक्सप्रेस भी बनाया गया था, तो आपसे मैंने अभी बात की थी कहां से कहां तक गुजरता है। तो जो ताज हवाई अड्डा है यह भी आपको ध्यान रखना होगा, यह प्रस्तावित है, अभी ना तो बना है ना बनना शुरू हुआ है। बस इतना याद रखिएगा कि यह प्रस्तावित कहां पर है, नोएडा में है। माना जा रहा है कि यह नोएडा से कहीं और प्रस्तावित हो सकता है, लेकिन अभी आपको याद रखना है कि प्रस्तावित कहां है, नोएडा। उसके अलावा आपको याद रखना है और एक हवाई अड्डा जो कहां पर है, बरेली में है। और यह बरेली वाला भी किस नाम से होगा, आप कह सकते हैं बरेली हवाई अड्डा के नाम से होगा। आप एक बार इन सभी हवाई अड्डों पर नजर डाल लीजिएगा, आपके एग्जाम से यह बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। चाहे तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, लेकिन महत्वपूर्ण होगा कि आप इन सभी को लिखें और लिखने के माध्यम से वीडियो को रोककर लिखकर सभी चीजों पर उन पर बात करें। तो यहां तक तो कोई समस्या नहीं है। एक छोटी सी स्लाइड के माध्यम से और एक परियोजना को मैं आपके सामने मुखारबिंदु करता हूं, जरा ध्यान दीजिएगा। देखिए हुआ क्या कि 20 अगस्त 2018 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यहां पर एक प्रधानमंत्री अटल यानी प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के सम्मान में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के नाम से यानी बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के नाम से एक अटल पथ की घोषणा की। तो आपसे पूछ सकता है कि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे किसके नाम पर बनाया जा रहा है, अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर जाना जा रहा है, जिसे आप अटल पथ रख कह सकते हैं। यह बुंदेलखंड एक्सप्रेस की जो लंबाई होगी वह कुल कितनी होगी, 289.8 किलोमीटर होगी। जैसे ताज एक्सप्रेस वे 6 लेन था, यह 4 लेन होने वाला है। जब आप ध्यान रखेंगे कि यह जो एक्सप्रेस वे होगा कहां से शुरू होगा, झांसी से शुरू होगा। झांसी से शुरू होने के बाद चित्रकूट, बांदा, हमीरपुर, जालौन, औरैया आदि होते हुए यह कहां तक, यहां यानी औरैया तक जाने का काम करेगा। और लास्ट में यह तत्पश्चात यह इटावा होते हुए आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे में जोड़ दिया जाएगा। यानी जो बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे होगा यह यहां पर उसी हाईवे में जोड़ा जाएगा जो आपने अभी जाना, जिस पर जहाज उतारे गए थे। कौन सा, आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे। तब आप कह सकते हैं इसे बना कौन रहा है, तो आप कहेंगे UPEIDA इसको बनाने का काम कर रही है। तो एक यह परियोजना आपको याद रखनी है, नाम क्या है, बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे इसका नाम होगा। जब दूसरी की बात करते हैं तो एक और परियोजना महत्वपूर्ण हो जाती है जो 14 जुलाई 2008 को नरेंद्र मोदी ने जनपद आजमगढ़ में यहां पर इसका शुभारंभ किया। इसका जो नाम दिया गया इसे कह सकते हैं पूर्वांचल एक्सप्रेस वे, और यह शिलान्यास इसका किया गया है। यह लखनऊ से आरंभ होगा
और बाराबांकी, अमेठी, सुल्तानपुर, फैजाबाद होकर यह आगे जाने की कोशिश करेगा और अंत में जाकर कहाँ, गाजीपुर पर जाकर खत्म हो जाएगा। यानी एक का नाम है बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, दूसरे का नाम है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और इनका भी शिलान्यास कर दिया गया है। करंट के लिहाजा यह प्रश्न महत्वपूर्ण हो जाता है, लेकिन करंट के बाद 2-3 साल बाद, जैसे आज हम ताज एक्सप्रेसवे को पढ़ रहे हैं, कुछ समय बाद आप इसको भी पढ़ना आरंभ करेंगे, दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तब आप ध्यान रखेंगे कि यह जो एक्सप्रेसवे होगा यह इस गोरखपुर परियोजना में सम्मिलित किया जाएगा। भविष्य में इस परियोजना में प्रयागराज, इलाहाबाद को जोड़ने का प्रस्ताव है। मतलब यह कुछ चरणों में समाप्त किया जाएगा, धीरे धीरे पहले आधा बना लिया जाएगा, फिर आगे बनाया जाएगा, इस तरह से कुछ चरणों में, और अंत में आकर इसमें प्रयागराज यानी इलाहाबाद को भी जोड़ दिया जाएगा। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की जो यहाँ पर परियोजना चल रही है, इसकी जो लागत है काफी करोड़ों रुपए की लागत है। आपसे पूछ सकता है प्रश्न है, आप जरूर इस लागत को याद रखेंगे। उसके अलावा ध्यान रखेंगे कि यह कितने लाइन बना जा रहा है, मतलब कितने लाइन इस पर बनाई जाएंगी, तो आप कहेंगे सर यह 6 लेन यहाँ पर होगा, यानी 6 लेन यहाँ पर हाईवे होगा और यह 8 लेन, मतलब इसके बराबर में कुछ जगह भी छोड़ी जाएगी जिससे आगे इसको 8 लाइन तक भी बनाया जा सके। तब आप इतना याद रखेंगे कि इसकी लंबाई 341 किलोमीटर होने वाली है और इसमें 3 वर्षों में इसको बनाया जाएगा। लगभग 2021 तक इसको पूर्ण करने की बात कही जा रही है। और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का निर्माण भी यही, यानी कि हम कह सकते हैं जो मैंने अभी आपसे बात किया था कि जो इस वाले हाईवे को बना रहा था वही UPEIDA इसको बनाने का काम करेगा। दोस्तों बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है यहाँ पर यह दोनों एक्सप्रेसवे, क्योंकि करंट के लिहाजा भी और इसके अलावा भी यहाँ पर आपको आगे अब ये किताबों में मिलने लगेंगे। तब मैं आज की वीडियो को यहीं खत्म करूंगा और आपको विश्वास दिलाता हूँ कि कुछ प्रश्न इस पर लेकर आऊंगा। जब प्रश्न इस पर लेकर आऊंगा तो आप आसानी से सभी चीजों को समझ पा रहे होंगे और मैं बहुत प्रश्नों को अटेम्प्ट इस पर कराऊंगा। अभी आप यहीं आज की वीडियो को समाप्त करेंगे। सभी के लिए बेस्ट ऑफ लक।